हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीजेस। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, वसा क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्रैप्स। उसमें कारक कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन। उनका अनुपात कितना होता है? 1:2:1। कितना होता है? कार्बन होता है 1, हाइड्रोजन होता है 2 और ऑक्सीजन कितना होता है? 1। 1:2:1 CHO, जिसको हम शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन। हाँ, उसके पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स भी पढ़े, जैसे कि उनके 3 टाइप्स थे, मोनो, डाई और पॉली। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटीन से, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों में क्वाशीयोरुकोर रोग हो जाता है। और उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि 38 टूटले एटीपी ऊर्जा बन रही थी इन सारे चीज़ों के प्रोसेस से, जो ऊर्जा निर्माण जो था बॉडी के लिए 38 एटीपी ऊर्जा इन सारे प्रोसेस से, कार्बोहाइड्रेट वगैरह से मुक्त हो रही थी। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, परजीवी जनित। अब इसमें कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? जीवाणु जनित रोग। तो आई होप मैं पहले भी इसमें बता चुकी थी, जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है, लूसेंट की सीरीज़ चल रही है। मीन्स जो हम लोगों ने लूसेंट को ही अच्छे से बढ़िया से PDF में टॉपिक वाइज तैयार किया। अब हमारे PDF में क्या खास बात रहती है कि जैसे पहले हम लोग जब पढ़ते हैं कोई टर्म्स उसमें आता है, तो पहले तो वो टर्म्स नहीं डिफाइन होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड में उस टर्म्स को डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो देखने के बाद ही तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना कि हाँ ये क्या चीज़ है। जैसे आप लोग अगर आसमान देखेंगे ही नहीं तो आप लोग कैसे सोचेंगे कि आसमान कैसे होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे इसको तैयार किया कि पहले आप लोग उस टर्म्स को देखिए, उसके बाद आप लोग समझिए कि वो टर्म्स एक्चुअल में है क्या। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट का। तो देखिए इसमें आज हमारा पहला कौन सा है? जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु जनित रोग पहले कौन सा होता है? क्षय रोग, जिसे हम लोग क्या जानते हैं? टीबी। अब इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो इससे प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। क्या होता है? बार बार खांसी आती है और उससे खून आता है। कारक कौन से थे इसके? माइकोबैक्टीरिया और ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरिया और ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड होता है हैजा। देखिए ये सारे जो रोग है ना, बहुत ही आप लोगों ने सुने होंगे, नॉर्मली सबको हो जाता है। तो जो भी आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये सारे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्षय रोग, टीबी। वो कहाँ होता है? उससे अंग कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़ा। क्या होता है? बार बार खांसी आने पे खून निकलता है। कारक क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? हैजा। अब इससे कौन से प्रभावित होते हैं? इससे हमारी आंत प्रभावित होती है। तो क्या होता है इससे? लगातार उल्टियाँ और दस्त। क्या होता है? लगातार उल्टियाँ और दस्त होती रहती है। इसके कारक कौन से हैं? इसके कारक हो जाते हैं विब्रियो कोलेरी। अब नेक्स्ट अगर हम जीवाणु जनित रोग देखते हैं तो इसमें पहला कौन सा आता है? टिटनेस। अब टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो क्या होता है? वो प्रभावित हो जाता है। और इसके कारक कौन से होते हैं? इसके कारक होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम टैंटेरी। कौन होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टैंटेरी। ये क्या होता है? एक जीवाणु होता है। नेक्स्ट होता है टाइफाइड। हम अब टाइफाइड के लिए आप क्या देखते हैं? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दूषित भोजन कर लेते हैं, दूषित पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? हमें टाइफाइड हो जाता है। तो देखिए इसी वजह से किस वजह से बैक्टीरियल डिसीज। टाइफाइड जो होता है नॉर्मली वो बैक्टीरियल डिसीजेस में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उससे कौन सा अंग? आंत। इसमें क्या होता है? इसमें तेज बुखार आता है और तेज सिर दर्द होता है। कारक इसका कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा
परजीवी जनित, फिर पढ़ा हम लोगों ने जीवाणु जनित। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित। अब विषाणु जनित रोग कौन से होते हैं, तो देखिए ये जो फिगर है ना, देखिए इसमें दिखाया गया कि कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि सबसे एड्स, कौन सी बीमारी होती है, एड्स। अब इससे क्या होता है, इससे प्रतिरक्षा प्रणाली, जैसे कि हमें कोई रोग होता है तो अगर एड्स हो गया तो एड्स अगर हो गया तो हमारे अंदर क्या होती है कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है, तो वो चीज़ है। इसका कारक कौन सा होता है, HIV। कौन सा कारक होता है, HIV। नेक्स्ट आता है हमारा डेंगू ज्वर। अब डेंगू ज्वर क्या होता है, ये संपूर्ण शरीर में क्या होता है, दर्द, हड्डी तोड़ बुखार, इसी को कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। अब इसके कारक कौन सा होता है, इसमें होता है अरबो वायरस। ये क्या करता है, प्लेटलेट्स की भारी कमी कर देता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा प्लेटलेट्स की संख्या इतनी तेज़ी से लोगों में कम हो जाती है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो ये वही चीज़ है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो विषाणु जनित रोग है वो कौन सा है, पोलियो। अब पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र और नाड़ी संस्थान, जैसे लकवा जिसे कहता है। तो जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा लोगों का हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं, वो काम ही नहीं करते हैं, तो किसकी वजह से करते हैं वो, जैसे उनको कहते हैं पोलियो मार गया है, तो वही चीज़ होती है। ये विषाणु जनित रोग में आते हैं। इनके कारक कौन से होते हैं, पोलियो वायरस। पोलियो रोग किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस के कारण। नेक्स्ट आता है हमारा हेपेटाइटिस, जिसे हम क्या कहते हैं, पीलिया। अब पीलिया में क्या होता है कि पेशाब एवं त्वचा का पीला होना। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत। इससे प्रभावित अंग होता है यकृत, और इससे क्या होता है कि पेशाब एवं त्वचा का पीला होना, वो पीली हो जाने लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेबीज। अब रेबीज नॉर्मली किसके काटने से होता है, कुत्तों के काटने से होता है। तो कुत्तों के काटने से क्या होता है कि जब कुत्ते जब काटते हैं हमको, जब इंसानों को जब कुत्ते जब काटते हैं तो उससे क्या होता है कि ये विषाणु जो होते हैं हमारे बॉडी में चले जाते हैं। अब उससे क्या होता है कि हमें पानी से डर लगने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। और पागलपन भी आने लगता है, हम लोग कुत्तों की तरह भौंकने लगते हैं। तो क्या होता है, पानी से डर लगना और थोड़ा सा पागलपन आ जाना बॉडी में, तो यही सारी चीज़ें आती हैं। और लुई पास्चर ने जो क्या किया था, रेबीज़ की टीके की सबसे पहले खोज करी थी। किसने करी थी, लुई पास्चर ने। अब नेक्स्ट जो हमारा है कृमि जनित रोग। अब कृमि जनित रोग आप लोग देखिए, ये कृमि, ये एक टाइप का कीड़ा टाइप का दिख रहा है। तो कैसे होता है, कारक। अब इस क्या होता है कि एस्केरिस, एक होता है एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है कि आंत परजीवी होता है। एस्केरिस ये अतिसार, कृमि जनित रोग में पहले कौन सा आता है, अतिसार। अतिसार का कारक कौन सा होता है, एक एस्केरिस आंत परजीवी होता है, उसके कारण। इससे क्या होता है, इससे आंत में घाव हो जाता है। देखिए ये हिस्सा कैसे डैमेज हो गया, हमारी जो आंत होती है ना डैमेज हो जाती है। तो इससे क्या होता है, प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम नष्ट हो जाते हैं अतिसार में। और दूसरा होता है फाइलेरिया, जिसे हम कहते हैं हाथी पाँव। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा लोगों के पैर क्या होते हैं, वो मोटे होते हैं काफ़ी, एक पैर पतला रहता है, एक पैर काफ़ी मोटा होता है, तो वो क्या है, उनको वो रहता है हाथी पाँव रहता है। अब ये कैसे होता है, तो इसमें कौन सा होता है, ये बुचेरेरिया बैन कफ्टोराफ्टाई, ये उसके कारण होता है। अब इसका वाहक कौन सा होता है, तो वाहक इसका कौन सा होता है, इसके क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर जैसे काट लेता है तो क्या होता है, ये हाथी पाँव फाइलेरिया हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिफेंट फुट भी कहते हैं। अब फाइलेरिया जो रोग होता है ना, इससे क्या होता है, पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में। मीन्स फाइलेरिया अगर रोग हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनका हाथ ही पैर ही उनका केवल, उससे बॉडी के अन्य जो पार्ट्स होते हैं ना वो भी डैमेज होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वृषण कोष होते हैं, और शरीर के अन्य भागों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रोग एवं उनके खोजकर्ता। तो देखिए जो मैकुलाज थे, मैकुलाज इन्होंने क्या किया था 1827 में मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और नेक्स्ट थे लेवरन, इन्होंने क्या किया 1880 में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज करी थी। और रॉबर्ट कोच जो थी ये 1882 में कालरा, आप लोगों ने सुना होगा कालरा बीमारी, हैजा जिसको कहते हैं, और टीबी, रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी की खोज करी। लेवरन ने क्या किया मलेरिया की, मैकुलाज ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, खोज किसने करी थी, इन्होंने लेवरन ने करी थी। कब करी थी 1880। और नेक्स्ट उसी टाइम में देखिए 1887 में एक आए थे रोनाल्ड रस, इन्होंने क्या किया मलेरिया का संबंध, इन्होंने बताया कि मलेरिया का संबंध मच्छर से है, मीन्स जो मलेरिया जो रोग होता है ये मच्छर से होता है। उनके बाद आए एक लुई पास्चर पायनियर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेबीज टीके की खोज करी। देखिए अभी तक हमने जो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन अब जो हम लोगों को पढ़ना है ये अब हम लोगों को इसमें मानव पोषण और स्वास्थ्य सिस्टम, इसमें हम लोग क्या पढ़ना है एक डायग्नोस्टिक सिस्टम पढ़ना है मानव पोषण। जैसे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे वसा, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए दिया गया है वसा जैविक ऊर्जा रिजर्व के तौर पे नाम पे जानी जाती है। वसा आई थिंक ये हमारी जो पीडीएफ है शायद इसको फर्स्ट स्लाइड में होना चाहिए था, ये अभी आ गई है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज हम टॉपिक इसमें हम देखते हैं वसा। वसा क्या होता है, तो वसा को हम लोग कैसे जानते हैं, इसको हम लोग जैविक ऊर्जा रिजर्व के तौर पर भी जानते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए ये वसा गैस का ये ऐसे इस तौर पर ऐसे देखिए, आप लोग जो इमेजेस है हमारे उसको देख करके आप क्या एकदम बढ़िया से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है जो साइड में हमारे जो इमेज दिया रहता है आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, आप लोग पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए वसा क्या होता है, तो वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। क्या होता है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन CHO, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना कार्बोहाइड्रेट में भी ये होते हैं तो इसमें भी हैं। अब नेक्स्ट है क्या है, ये 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, जो वसा होता है 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था, जो कि द्रव अवस्था में इन्हें तेल कहा जाता है। अब इनके प्रकार अगर देखते हैं तो एक होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। अब संतृप्त कौन होता है, जैसे नारियल और ताड़ का तेल जो होता है ये संतृप्त होता है। और अगर असंतृप्त देखते हैं तो असंतृप्त कौन होते हैं, मछली वनस्पति का तेल। संतृप्त में कौन हो गए, जैसे नारियल ताड़ का तेल, और असंतृप्त में कौन आते हैं, जैसे मछली का तेल। अब वसा के कार्य क्या होते हैं, तो वसा क्या करता है, ये शरीर को निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है और आहार को रुचिकर बनाता है। त्वचा के नीचे जमा होकर के शरीर के ताप को बाहर भी निकलने से रोकता है। ये क्या करता है, त्वचा के नीचे ये जमा हो जाता है और शरीर के ताप को बाहर निकलने से भी रोकता है। प्रिवेंट हीट लॉस, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए एक टेम्परेचर भी एक मतलब टेम्परेचर की एक लिमिट होती है कि हाँ हमारी बॉडी को कितनी टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। अगर उससे अगर लो हुआ
अगर अगर हमने वो टेम्परेचर अगर अपने बॉडी का अगर खो दिया, मतलब कम हो गया, बॉडी टेम्परेचर कम हो, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो वसा जो होती है ना, क्या करती है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करे रहती है। और ये क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करती है, बाहरी चोटों से बचाती है। इसके कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इसके कमी से रोग हो जाते हैं जैसे रूखी त्वचा हो जाती है। आप लोग सर्दियों में देखिएगा, तो सर्दी में तो मान लीजिए सर्दी में होता ही होता है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर किसी का अगर ऐसे कुछ रूखापन है त्वचा में, तो इसका मतलब उनमें क्या कमी है, तो वो वसा कम ले रहे हैं भोजन में। और इससे क्या होता है, इससे वजन में कमी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि और हमारा वजन एकदम कम हो जाता है। रीज़न ये होता है कि हम वसा युक्त भोजन कम ले रहे होते हैं, और शरीर का विकास भी रुक जाता है। वसा अगर कम लेंगे तो शरीर का विकास भी रुक जाएगा। और जैसे मान लीजिए अगर हम अगर हम वसा तेल वगैरह अगर हम लोग ज़्यादा खाने लगे, तो उससे क्या हो जाता है, हमें मोटापा हो जाता है। वसा की अधिकता से हार्ट अटैक भी आ जाता है। जैसे हम लोग तेल ज़्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक भी आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है कि जीरो ऑयल खाना खाना। जैसे जो पेशेंट रहते हैं हार्ट अटैक वगैरह के, हार्ट के पेशेंट, वो लोगों को मतलब प्रेफर किया जाता है कि आप लोग जीरो ऑयल मीन्स तेल को थोड़ा कम मात्रा में ही खाइए। तो रीज़न यही होता है कि वसा की वजह से अगर हम इसके अगर एक्सेस ले लेंगे, अगर अधिकता अगर अपने बॉडी में कर लेंगे, तो उससे हमें हार्ट अटैक के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ों की, देखिए कोई भी पोषक तत्व अगर हम लोग अगर उसको एक्स्ट्रा लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें बीमारी भी हो जाएगी। तो ज़रूरी होता है कि हाँ, हम सारी चीज़ों को लिमिटेड बैलेंस करके चलें। जैसे हमारी लाइफ को खुश रहना, तो लाइफ को भी बैलेंस करके चलना होता है। तो बस उसी तरह अगर शरीर को अगर सही रखना है, स्वस्थ रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, पोषक तत्वों को भी बैलेंस करके ही खाना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन्स। अब ये क्या करते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिक जो सिस्टम होता है बॉडी को, उसके नियंत्रक होते हैं। अब देखिए, अब इसमें कौन आ गया, तो विटामिन है हमारी। विटामिन की खोज किसने करी थी, तो फंक ने करी थी। कब करी थी, 1911 में करी थी। अब देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, इनमें कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो विटामिन से जो है हमें कोई भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, जीरो कैलोरी ऊर्जा रहती है। और शरीर को उपजय मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है बॉडी का, और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। रासायनिक प्रतिक्रिया और मेटाबॉलिज्म, उसके लिए क्या होती हैं, अत्यंत आवश्यक होती है। और नेक्स्ट दिया गया है कि इन्हें शरीर का रक्षात्मक प्रोटेक्टिव सब्सटेंस भी कहा जाता है, और इनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। देखिए, जो वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सब चीज़ें तो रहते हैं, हम लोग जब खाते हैं तो बॉडी हमारी उसका अवशोषण कर लेती है। लेकिन जो विटामिन होते हैं, इसके लिए क्या होता है, हमको लेनी पड़ते हैं। तो अपवाद इसका क्या हो जाता है, डी और के क्या हो जाता है, अपवाद हो जाता है। बाकी जो विटामिन बी वगैरह रहते हैं, जैसे हरी सब्जियां खाना, अब ये हरी सब्जियां वगैरह तो हमारे पेट में ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएंगी ना, तो उससे क्या होता है, उसको हमको बाहर से लेनी पड़ेंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार। देखिए, विटामिन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जैसे जो विटामिन बी और सी होते हैं, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील हो जाते हैं। और विटामिन ए, डी और ई के जो होते हैं, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। इनकी विशेषता क्या हो जाती है, जो जल में जो घुलनशील होते हैं, ये क्या होते हैं, ये शरीर में जमा नहीं होते, ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इनको अगर विटामिन सी और विटामिन बी लेना है, तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, उसको हमको लेना पड़ेगा, मीन्स भोजन में अपने हमको उसको डेली शामिल करना पड़ेगा। जो वसा में जो घुलनशील होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये यकृत और वसीय ऊतकों में संचित इकट्ठा हो जाते हैं। तो बॉडी में अगर ये इकट्ठा रहेंगे, तो बॉडी का यकृत जो सिस्टम होता है, वो तो ऐसे ही काम करता है कि जब भी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी हम दे देंगे। यकृत का सिस्टम जो रहता है, जो काम करने का उसको जो प्रोसेस है, वो ऐसे ही काम करता है कि जब भी बॉडी को कुछ ज़रूरत होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, पित्त की ज़रूरत होगी, वो क्या करता है, वो भेज देता है।
तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब वसा में जो घुलनशील होते हैं ADE के, ये तो यकृत में संचित हो जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन A और D के बारे में। तो विटामिन A और D, देखिए विटामिन A की जो कमी से रोग होता है वो क्या होता है, रेटिना। ये हमारी आँख है, देखिए इसका ये आँख का हमारे ये हिस्सा जो पोर्शन होता है ये डिफेक्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, नेत्र तथा हड्डी एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देना। जो विटामिन A जो होता है ये क्या करता है, नेत्र त्वचा हड्डी एवं प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती देता है। इससे रोग कौन सा होता है, रतौंधी होता है, संक्रमण का खतरा हो जाता है और जीरोथैल्मिया हो जाता है। रतौंधी, संक्रमण का खतरा और जीरोथैल्मिया। इसका स्रोत, जैसे कि हमको अगर विटामिन A की कमी बॉडी में हो गई हम लोग कैसे रह सकते हैं, तो हमको क्या खाना पड़ेगा, हमको दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, ये सब चीज़ें खानी पड़ती हैं। कार्य इनका क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा यौगिक कीड़ों, मीन्स जो पराबैंगनी जो कीड़ों होती हैं उनकी उपस्थिति में संश्लेषण करती हैं। जो विटामिन जो होती हैं ये कब कार्य करती हैं, जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें ये त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा सूर्य की जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में क्या करती हैं, संश्लेषण का काम करती हैं। और इनसे रोग कौन सा होता है, तो इनसे क्या होता है कि बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और जो वयस्क होते हैं उनमें कौन सा रोग हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। अब अगर विटामिन D की हमारे बॉडी में कमी हो चुकी है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, तो क्या खाना पड़ेगा, मछली, यकृत का तेल और दूध, अंडे, सूर्य की रोशनी, ये सब चीज़ें हमारे लिए कंपलसरी हो जाती हैं। देखिए बायोलॉजी हमारी ऐसी है ना कि बायोलॉजी के पढ़ के तो डॉक्टर हम खुद ही बन जाते हैं। अगर हम लोग अगर यही चीज़ें अगर ध्यान दे लें तो हम बीमारी ही क्यों पड़े। जैसे हम लोग मलेरिया वगैरह के बारे में पढ़ लिया, हमको मतलब क्या था कि हमको बचाना पड़ता है कि हाँ हम इस वायरस के कांटेक्ट में ना जाएं। तो ऐसे इन सारी चीज़ों को भी देखिए, अगर हम विटामिन सारे, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह वैसा वगैरह अगर हम लेते रहे, अगर एक लिमिट में जितनी हमको खानी रहती है डेली लाइफ में, जितनी उसकी ज़रूरत होती है, तो हम क्यों ही बीमार पड़ेंगे। तो बस वही चीज़ है। तो आधे डॉक्टर तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ के ही बन जाते हैं। अब देखिए, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा जल में घुलनशील, अब हम पढ़ेंगे वसा में घुलनशील। तो अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन E के। अब विटामिन E क्या होता है, इनका काम होता है प्रजनन, स्वास्थ्य और कोशिका सुरक्षा। जैसे कि जनन क्षमता जो होती है उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसकी रक्षा कौन करने वाला होता है, विटामिन। अगर विटामिन E की अगर बॉडी में कमी हो जाएगी तो मनुष्य में प्रजनन की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। कोशिका सुरक्षा भी विटामिन E के थ्रू होती है। रोग इनसे कौन होता है, जनन शक्ति की क्षमता कम होना। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि फर्टिलिटी, बांझपन आ जाता है लोगों में, मनुष्य में, तो वो किसकी वजह से होता है, ये विटामिन E की कमी, टोकोफेरॉल की कमी से होता है। इसके स्रोत कौन से होते हैं, जैसे पत्ती वाली सब्जियाँ, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, अगर हम ये सब चीज़ें अगर वनस्पति तेल वगैरह खा रहे हैं तो ये विटामिन E हमारे बॉडी में अच्छे से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन के, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन। अब इनका कार्य क्या होता है, ये क्या करती है, रक्त का थक्का बनने में सहायता करती हैं। जैसे कभी कभी हमको चोट लग जाती है तो क्या होता है, खून बहने लगता है। तो अगर यही विटामिन अगर हमारे बॉडी में अगर कम हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे बॉडी से खून ज़्यादा बह जाता है। तो उसके लिए विटामिन के क्या होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि खून अगर ज़्यादा बह जाएगा तो मनुष्य की डेथ तब भी हो जाएगी। रक्त का थक्का अगर बन गया तब भी, मीन्स अगर जब लिमिट से ज़्यादा बन गया तब भी मनुष्य की डेथ हो जाती है, और जब बिल्कुल भी नहीं बनता है तब भी मनुष्य की डेथ हो जाती है, क्योंकि तब खून ज़्यादा बह जाता है। अब इनका संश्लेषण, तो हमारे कोलन में जीवाणुओं द्वारा ये संश्लेषित होते हैं। इनसे रोग कौन सा होता है, इनसे रक्त का थक्का न बनना। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का न बनना। स्रोत, जैसे कि हम टमाटर, हरी सब्जियां खाते हैं तो हमें ये रोग नहीं होगा।
अब नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन बी। अब उसके देखिए 3 टाइप है, विटामिन B1, B3, B2, B3 और नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन सी। जैसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग, जो कि कहाँ होता है, दांतों में होता है। देखिए जो B1 है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। तो थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, जैसे बेरी। और इसका स्रोत कौन सा होता है, जैसे मूंगफली, सूखी मिर्च और बिना धुली दाल। नेक्स्ट है हमारा B2, इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। इससे क्या होता है, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, B2 है। अब B3 क्या होता है, तो B3 से होता है हमारा त्वचा दाद। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा हमारे स्किन पे क्या होता है, ऐसे गोल गोल धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, स्किन थोड़ी वाइट कलर की हो जाती है, वाइट नहीं हल्की, मतलब स्किन जो गोली गोली जो स्किन रहती है वो नॉर्मली अदर स्किन से वो अलग हो जाती है, वो अलग ही दिखती है राउंड शेप में। तो ये क्या हो जाती है, वो दाद होती है। तो कौन सी विटामिन की कमी होती है, वो विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा C, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये क्या करता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। क्या होता है, मसूड़ों में खून आ जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, सूजन आ जाते हैं मसूड़ों में। अब अगर विटामिन सी के अगर हम सही रोग अगर नहीं, अगर बॉडी में अगर जैसे विटामिन सी अगर कोशिश करनी है हमें कि नहीं हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खट्टे फल खाने पड़ेंगे, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर। अब नेक्स्ट जो हमारा देखिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स विटामिन। जो विटामिन बी है, अब उसके हम कॉम्प्लेक्स विटामिन के टाइप पढ़ेंगे। जिसमें देखिए पहला दिया गया है B5, जिसे हम क्या कहते हैं, पैंटोथेनिक अम्ल। अब इससे क्या होता है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मंद बुद्धि होने लगते हैं, मंद बुद्धि, बाल सफ़ेद होना। अब B6 क्या होता है, इससे पायरिडॉक्सिन जिसे हम कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे एनीमिया हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है। और B7 से क्या होता है, B7 को हम लोग कहते हैं बायोटिन। अब इससे क्या होता है, लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द, बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B11। अब इसे हम लोग किससे जानते हैं, फोलिक अम्ल। और फोलिक अम्ल से क्या होता है, एनीमिया, पीजिस रोग, ये सारे रोग विटामिन B11 से हो जाते हैं। बात करें B12, अब B12 को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइनोकार्बोलामिन। अब इससे कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट, जो हमारे जो B12 में जो विटामिन होते हैं, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होते हैं, तो इससे कमी से रोग होते हैं B12 पांडु रोग, जिसे हम लोग कहते हैं पीलिया। स्रोत इसका कौन सा है, तो जैसे अगर हम लोग कलेजी खाते हैं, दूध खाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें विटामिन B12 रोग, विटामिन B12 की कमी नहीं होगी तो हमें ये सारे रोग भी नहीं होंगे, जैसे पीलिया, एनीमिया वगैरह नहीं होगा हमें। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक आता है जल, जो कि जल आप लोग जानते होंगे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। 75% जो होता है जल हमारे बॉडी में पाया जाता है, और इतना ही हमारे बाहर भी पाया जाता है। मीन्स जो अनुपात जो चलता है, बाहर जितनी ऑक्सीजन उतनी ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में भी पाई जाती है। तो इन दोनों, ये बाहर के गैसेस का और जो जल होता है, इन लोगों को जो रेशियो होता है वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। देखिए, अब जल की अगर हम बात करते हैं, तो जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है, और मनुष्य के शरीर का भार का लगभग 60 से 75% भाग जल ही होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो ये काम क्या करता है, जैसे पसीना, वाष्पन द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है, पसीना, वाष्पन और शरीर के ताप को क्या करता है, मतलब ये जो पसीना जो होता है ना, पसीना भी होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है मानव बॉडी के लिए। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित हो जाता है। तो देखिए, ये भी मीन्स जल जो होता है ना, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी हमारे बॉडी में जाना जाता है। और किस तरह से करता है, जैसे पानी क्या करता है, वो पसीने के रूप में बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा उत्सर्जन।
तो ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्व। कभी कभी आप लोग देख रहे हैं जिसके पसीने नहीं बहते उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। तो अगर पसीना निकल रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं निकल रहा है तो उनके उसका मतलब है कि उनके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना वो जमा होते रहते हैं, उससे उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। जैव प्रतिक्रिया के भी तौर पे काम करती है, जिससे कि शरीर की अधिकांश जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना जलीय माध्यम से ही होती है। जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया वो जलीय माध्यम से ही होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिक ब्लूप्रिंट। तब इसमें हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि ये क्या होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने होते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। अब ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, और ये हमारी कोशिकाओं में अत्यंत अल्प मात्रा में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं किस में पाए जाते हैं, डीएनए व आरएनए अम्ल के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। और दूसरा कार्य इनका क्या होता है, एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में इनका काम होता है। और प्रमुख तीसरा कार्य क्या होता है, एक क्रोमेटिन जाल, तो क्रोमेटिन जाल जो होती है बनती है वो भी कौन बनाता है, हमारा न्यूक्लिक अम्ल से बनता है। देखिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खनिज लवण। खनिज लवण और मानव पोषण। तो इनका काम क्या होता है बॉडी में, तो सबसे पहले ये मानव शरीर के मूलभूत निर्माण खंड के तौर पे जाने जाते हैं। उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। और जो मानव शरीर जो होता है 4 से 5% ये क्या होता है, खनिजों से बना होता है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट था जिसे हम लोग क्रैप्स कहते हैं उससे तो 60 से 75% था। उसके बाद प्रोटीन आया तो उसमें क्या था, वो लगभग 15% था। अब इनकी अगर बात करते हैं तो ये कितने हैं, 4 से 5%। देखिए अब खनिज लवण क्या होते हैं, तो इनको हम लोग क्या जानते हैं, इनको जीवन के नियंत्रक के तौर पर जाना जाता है। अब जीवन के नियंत्रक कहते हैं कैसे होता है, जैसे इन्हें मनुष्य ने स्वयं नहीं बना सकता है, इन्हें भोजन से प्राप्त होते हैं, प्राप्त किया जाता है। और शरीर में लगभग 15% से अधिक जो होता है खनिज लवण आवश्यक होता है। 15% से अधिक खनिज लवण आवश्यक होता है। और नेक्स्ट इनका क्या होता है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, जैविक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। याद रखिएगा जो खनिज होते हैं ना ये ऊर्जा नहीं देते हैं, बस केवल जैविक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी, जैसे खनिज लवण जो होते हैं ना, खनिज लवण अगर नहीं ले रहे हैं तो क्या होता है, गर्भवती स्त्रियों में कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। देखिए अभी तक हमने खनिज लवण पढ़ा। अब खनिज लवण में जो हमारा जो फर्स्ट खनिज लवण है उसमें कौन सा आता है, सोडियम और पोटेशियम। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं, तो इनकी दैनिक मात्रा हमारे है बॉडी में सोडियम को कितना, तो 2 से 5 ग्राम क्या होता है हमको डेली लेना चाहिए सोडियम। और ये इनका स्रोत क्या होता है, जैसे कि साधारण नमक, मछली, अंडे। और पोटेशियम को हमको कितना लेना चाहिए, तो पोटेशियम हमें लेना चाहिए 1 ग्राम। ये लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये तंत्रिका आवेग का संचरण करती हैं, तंत्रिका आवेग का संचरण करते हैं। दूसरा क्या होता है इनका कार्य, पेशीय संकुचन। और तीसरा क्या होता है, शरीर का विद्युत अपघट्य संतुलन भी इन्हीं का काम होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो खनिज आता है वो कौन सा है, कैल्शियम और फास्फोरस। अब कैल्शियम हमें दैनिक मात्रा में कितनी लेनी चाहिए, तो हमें इसको डेली 1.2 ग्राम लेना चाहिए।
और मुख्य स्रोत इनका कौन सा होता है, जैसे दूध, पनीर, अंडे होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, रागी, बाजरा होती है, ये इनका मुख्य स्रोत होती है। अब इनका काम क्या होता है, जैसे ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करती है। जैसे ये देखिए, ये हमारी हड्डी हो गई, ये हमारा दांत हो गया, तो ये इनको क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। कैल्शियम क्या होता है, रुधिर के स्पंदन और पेशी संकुचन में महत्वपूर्ण होता है। और जो फास्फोरस होता है, ये क्या होता है, ये तरल पदार्थों का अम्ल क्षार संतुलन बनाता है। फास्फोरस क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो अम्ल क्षार जाते हैं उनको क्या करता है, ये संतुलित करता है। अब बात करते हैं खनिज लवण में आयरन की। तो बालकों में कितनी उनकी होनी चाहिए, तो बालकों में 25 ग्राम होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये हमारे क्या हैं, आयरन के अणु हैं। अब बालिकाओं में कितना होना चाहिए, इसको 35 मिलीग्राम होना चाहिए। अब स्रोत इनका क्या होता है, कलेजी, अंडे का पीतक और पालक, जैसे सेब, गुड़ वगैरह भी अगर हम खाते हैं तो उससे भी हमें आयरन मिलता है। तो इनका कार्य क्या होता है, जैसे कि लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन का निर्माण। और ये क्या करती हैं, ये करती हैं ऊतकों में ऑक्सीकरण के लिए ये परम आवश्यक हो जाती हैं। और लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक लौह तत्व की आवश्यकता होती है। जो लड़कियां होती हैं उनको, लड़के तो चलिए ठीक है, हाँ उनको मतलब रहनी चाहिए हाँ बॉडी में, लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है। और जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनमें आप लोगों ने नॉर्मल सुना होगा, बहुत ही आम होता है ये कि उनमें आयरन की कमी हो जाती है। तो उनको नॉर्मली आयरन, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको आयरन की गोलियां लेने का सजेस्ट किया जाता है कि हाँ आप आयरन की गोलियां नियमित रूप से आप खाइए। नेक्स्ट हो जाता है आयोडीन। अब आयोडीन क्या होता है, तो आयोडीन की देखिए, डेली लाइफ में हमको इसको बेसब्जी लेना चाहिए। और समुद्री भोजन में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। और आयोडीन युक्त नमक, जैसे कि टाटा नमक आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या होती हैं, मुख्य स्रोत होती हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है, कार्य। तो ये क्या करते हैं, थायराइड द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा ये स्रावित हार्मोन के लिए। तो देखिए, जो थायराइड जो ग्रंथि होते हैं ना, वो जब हार्मोन जब रिलीज करती है तो उसके लिए क्या होता है, आयोडीन लेना आवश्यक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक, ये आयोडीन की आवश्यकता है। और गलकंड रोग से जो बचाव करती है, ये भी कौन होती है, हमारी आयोडीन होती है। देखिए, नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये आती है सूक्ष्म खनिज। अब सूक्ष्म खनिज में क्या क्या आता है, तो सूक्ष्म खनिज में आता है मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और कोबाल्ट। अब ये क्या काम करती है, जैसे पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र की क्रिया और कैंसर से बचाव करती हैं। जो जिंक होता है, ये क्या करती है, यकृत और ये मछलियों में पाई जाती है। इनसे क्या होता है, इंसुलिन कार्यकी के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक होती है। कौन आवश्यक होता है, जिंक। तांबा क्या होता है, तांबा होता है हीमोग्लोबिन निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक के तौर पे। ये कैसे काम करता है, ये हीमोग्लोबिन निर्माण और इलेक्ट्रॉन संवाहक के तौर पे हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं अगर कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है, ये विटामिन B12 और RBC के संश्लेषण होते ही बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये था हमारा नाम सूक्ष्म खनिज पूरा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, खनिज लवण। अब टॉपिक आता है हमारा संतुलित पोषण। संतुलित पोषण हाँ, संतुलित पोषण क्या होता है, संतुलित पोषण हमको किससे मिलेगा, संतुलित भोजन से मिलेगा, संतुलित आहार से मिलेगा। अब संतुलित आहार हम किसी भोजन को कैसे कहेंगे, जब उसमें सारे विटामिन्स, सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, सारी चीज़ें उसमें क्या हो, उपस्थित हों, तभी तो वो हमारा बनेगा पोषण आहार। तो चलिए वही चीज़ देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये सभी जीव के लिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा, मीन्स ऐसा भोजन जिसमें क्या हो, सभी जीवों के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हों। इनका मापदंड कैसा होता है, तो इनका मापदंड आहार, आयु, लिंग, सेक्स, स्वास्थ्य और व्यवसाय पर निर्भर करता है। और इनके लिए ऊर्जा आवश्यकता की अगर बात करते हैं तो औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और आजकल जो दूध होता है,
दूध पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। पहले तो कहा जाता है कि हाँ आप दूध खूब पीजिए, बहुत मतलब बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बट अब क्या बोला जाता है, अब आयरन और विटामिन सी क्या होता है कि आजकल दूध को पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। क्योंकि नहीं माना, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। अब देखिए कैलोरी आवश्यकता, तो जैसे कि आपको पता हो, जैसे बच्चे हैं उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होगी, महिलाएं हैं जो बैठी रहती हैं, मतलब उनको कुछ काम नहीं होता है, उनको कम चाहिए होता है। जो महिलाएं होती हैं थोड़ा वो काम वर्कर होती हैं, उनको काम करना रहता है, तो उनको उनसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात उनको काम ही काम करना पड़े, तो उनको तो और भी ज़्यादा कैलोरी की मात्रा होती है। चलिए देखते हैं कैसे होती है। जैसे कार्य के प्रकृति के अगर तौर पे देखते हैं, पुरुष और स्त्रियों को दोनों की हम लोगों ने कंपेरिजन कर दिया। तो जैसे जो हल्का कार्य करते हैं पुरुषों को 2000 किलो कैलोरी चाहिए, और महिलाओं को 2100। और जो 8 घंटा कार्य करती हैं उनको क्या चाहिए, पुरुषों को 3000 और महिलाओं को 2500। और जो कठिन परिश्रम जो करते हैं तो पुरुषों को 3600 चाहिए होता है, महिलाओं को 3000 चाहिए। और कैलोरी जो ये दी गई ना, कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई होती है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए, क्योंकि वो लोग ऐसा जैसे कुछ परिश्रमिक वर्ग होते हैं जो कठिन काम में होते हैं, कठिन श्रम वाले का, तो नॉर्मली देखा जाता है कि वो काम क्या किया जाता है कि पुरुषों को दे दिए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कुछ तुलना में अधिक भोजन चाहिए होता है वर्क करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा संतुलित आहार तालिका। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि अनाज। अब अनाज के लिए क्या है कि देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक टेबल देख लेंगे कि कठिन परिश्रमी पुरुष को कितना चाहिए होगा अनाज, जैसे गेहूँ चावल तो उनको चाहिए होगा 670। सामान्य महिला को कितना चाहिए होगा 410, कठिन परिश्रमी को 575, बच्चे को 175, और बालक जो होते हैं जैसे 10 से 18 उनको 420, और बालिकाओं को 380 ग्राम। दालें क्या होते हैं 40 से 60 ग्राम वयस्कों के लिए, और बच्चों के लिए 35 से 45 ग्राम। दूध क्या होता है, तो 1 से 3 वर्ष के लिए सर्वाधिक 300 ग्राम, और वयस्कों के लिए 150 से 200 ग्राम, इतना उनके लिए कंपलसरी होता है लेना। और घी या तेल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है 35 से 65 ग्राम क्या होता है, ऊर्जा के अनुसार आवश्यक होता है। तो ये तो हमारा रहा कि मनुष्यों को कितना अनाज है, कितना दूध और कितना दालें, कितना घी तेल लेना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रमुख संस्थान के बारे में। जैसे कि पोषण और खाद्य विज्ञान पर शोध करने वाले भारत के शीर्ष संस्थान कौन से हैं, तो पहला है हैदराबाद। कहाँ है, पहला है हैदराबाद में। दूसरा एक है राष्ट्र केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ है, ये है मैसूर में। और तीसरा है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, ये कहाँ है, तो ये है लखनऊ में। इसका आप लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे हैदरा में न्यूट्रिशन, जैसे यहाँ पे देखिए पोषण संस्थान, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण संस्थान, और मैसूर में फूड ये, और लखनऊ में ड्रग। तो ये इसका एक ट्रिक होता है, तो आप लोग इसको निमोनिक बना के याद कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एक एग्ज़ाम के लिए मेन पॉइंट हो जाता है। जैसे खनिज लवण जो होते हैं ये ऊर्जा नहीं देते बल्कि मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, और जो कैल्शियम और जो फास्फोरस होते हैं ये क्या काम करते हैं, हड्डियों के लिए। और जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये काम किसके लिए होते हैं, ये तंत्रिका आवेग के लिए। और जो आयरन होता है ये किसके लिए काम करता है, हीमोग्लोबिन के लिए। और जो आयोडीन होता है ये थायराइड और कोबाल्ट क्या करता है, ये विटामिन B12 के लिए। तो जो आयोडीन होता है ये गलकंड रोग से बचाव करता है, और कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 की कमी को रोकता है। और सोडियम बेंजोएट,
अब ये क्या करता है, ये सोडियम बेंजोएट को ये खाद्य परिरक्षक के तौर पे काम करता है। और जो वयस्क जो पुरुष होते हैं उनकी ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है, 3000 से 3500 कैलोरी, किसके लिए, जो कि कठिन श्रम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो आगे का पार्ट है हम करेंगे। तो मैक्सिमम अब हम बायोलॉजी की क्लासेस लगभग 2 या 3 क्लासेस चलनी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं।